हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सार सीजना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स करने वाले हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, सो फाइनली ये वीडियो आपके सामने लेकर के हम आ चुके हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी डाउट आ रहे होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आने वाले, है ना। आप यहाँ पर स्लाइड्स देख सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जा रही होगी, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जिस भी प्रकार से जाना चाहें जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल रहा होगा, है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, इसके अलावा आपको कहीं से भी मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें भी पहला क्या है, E2 डिहाइड्रो हेलोजनेशन, यानी कि E2 एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को ही हमें रिमूव करना पड़ रहा होगा। इसको आप बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ऑलराइट, यस। रीजेंट क्या होता है इसका, एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH या फिर RONAR। ओके, आपने पढ़ी रखा होगा, एल्कोहलिक KOH हो या फिर एल्कोहलिक NaOH हो, एलिमिनेशन करवा रहा होता है एक्वस KOH या एक्वस NaOH, आपको सब्स्टिट्यूशन करवा रहा होता है। बट यहाँ पर एल्कोहलिक की बात चली, दैट मीन्स हमें एलिमिनेशन करवाना हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप एल्कोहलिक KOH लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाकी जो हम समझा रहे हो बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बी निगेटिव यानी कि बेस, दैट मीन्स OH निगेटिव। ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, है ना। बेस अटैक कहाँ पर करेगा, हाइड्रोजन पर करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से टूट रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, देखिए बेस यहाँ पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होने लग जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आने वाला है। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यही है एल्कीन। जब यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो बाहर निकल जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए BF यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, BB यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, BF यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल BF लिखा हुआ है। बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि BB, और यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मींस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड ये वाला बॉन्ड भी टूट जाने वाला है, राइट। और ये सब करने के बाद बनेगा क्या लास्ट में, ये देखिए आपको ये अलग हो चुका है कि यहाँ वाला बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पर ये आपकी एल्कीन मिल चुकी है जो फाइनली आपको चाहिए थी। आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस बना के रखना है, ये सारी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, अलग हो जाने वाला सब कुछ, है ना। तो फाइनली आपको ये एल्कीन आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये आपने डायरेक्टली सीखा होगा, है ना। अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली सीखना होता है तो क्या करना होता है, हमें अल्फा कार्बन से हेलोजन एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब कर देना होता है, ठीक है। बट खास बात ये है कि यहाँ पर अगर आपसे नहीं, देखिए डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एंटी एलिमिनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन एंटी पोजीशन से बाहर जा रहा होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप कार्बन कार्बन देख पा रहे हैं, अगर हेलोजन इस तरफ है ना तो हाइड्रोजन दोनों होंगे यहाँ पर जिस प्रकार से हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर जा रहा होता है, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन, ये एंटी पोजीशन है ना, एक दूसरे के अपोजिट, दैट मीन्स एंटी पोजीशन। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देख लेते हैं। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यस, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, यानी कि एक साथ हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि पहले बॉन्ड टूटा बाद में बॉन्ड बना, नहीं, जो कुछ हो रहा है एक साथ हो रहा है। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ चल रही है, इसलिए आप इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऑल 5 एटम्स इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट आर इन सेम प्लेन। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों सेम प्लेन में हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एल्कीन लेकर के चलना है, एल्कीन बनेगा ना भाई साहब, यस। तो आपको ये पांचों के पांचों सेम प्लेन में होने चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू RX यानी कि हेलोजन, हेलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, RF की रिएक्शन कम होगी, देन RCl की ज्यादा होगी। मतलब नीचे आते हुए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही होती है। बॉन्ड एनर्जी कम, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रही होगी। और ये ऑब्वियस सी बात है ना, आयोडीन का साइज बड़ा है, दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए, है ना, रटी हुई। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू RX, यहाँ पर भी RX, देखिए यहाँ पर मैंने हेलोजन को बदला है और यहाँ पर हम R को बदलने वाले हैं, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। अरे हाँ है ना, यस। ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2। ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी है ना, एल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बोल पा रहे होंगे। मोर स्टेबल एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल एल्कीन ही आपकी मेजर प्रोडक्ट हो रही होती है। एंड एंटी एलिमिनेशन, ये भी मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एंटी पोजीशन से आपका हाइड्रोजन बाहर जाने वाला है। अरे हाँ है ना, एनी इशू, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इनके ऐसा बल्कि बेस लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, अगर बल्कि बेस आपके पास आ रहा है तो स्टेबल नहीं, लेस हिंडर्ड से जा रहे होंगे हम। इनके ऐसा बल्कि बेस लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, मतलब लेस हिंडर्ड, जहां से आसानी से अटैक हो पा रहा होगा। दैट फॉर एग्जांपल 3 डिग्री एल्कोक्साइड आपके पास है, ये आपके पास 3 डिग्री एल्कोक्साइड, बल्कि बेस है ना, यहाँ पर हम बेस भी लिख देते हैं, बल्कि बेस है। तो यहाँ पर देखिए
तो जहाँ कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बातों को। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको आप बोलते हैं अल्फा कार्बन, अगल बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा है, आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। ये इस प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप इस वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि लेस हिंडर्ड, यानी कि ये है लेस हिंडर्ड ना, लेस हिंडर्ड, यानी कि यहाँ से जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा। देखिए यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाली एल्कीन बनेगी ना, देखिए ये वाली एल्कीन बनेगी ना, दैट मीन्स ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो ये एल्कीन बन रही होगी, दैट मीन्स ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड नहीं था। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा थी इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन। अरे यहाँ है ना, यस। सेडजेफ एंड हॉफमैन एल्कीन, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए कैसे, एल्कोहलिक KOH है, ऑब्वियस सी बात है, X इक्वल टू Cl Br सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ सही है। ये जब निकालेंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फा हाइड्रोजन नजर आना चाहिए। जब भी आप मेजर एंड माइनर की बात कर रहे होंगे, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करने पड़ रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, दैट मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो रहे होंगे। दैट मीन्स ये मोर स्टेबल होने वाला है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है दैट मीन्स वो मेजर प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेडजेफ एंड हॉफमैन। सेडजेफ एंड हॉफमैन में हमें अल्फा हाइड्रोजन से कोई भी मतलब नहीं होता है। जी हाँ, आप यहाँ पर मेजर एंड ये सेडजेफ को बिल्कुल अलग माने, इनका आपस में कोई भी किसी प्रकार से रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप ये बोलने की गलती बिल्कुल भी ना करें कि सेडजेफ प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट आपका डिसाइड हो रहा होगा अल्फा कार्बन से। जिसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे वो आपका सेडजेफ प्रोडक्ट हो रहा होगा, जिसके पास हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा, जिसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे, जिसके पास अल्फा कार्बन कम होंगे वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, एन इशू देखिए, इसको आप पकड़ते हैं, अल्फा कार्बन क्या होने वाला है? ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक अल्फा कार्बन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, तो फिर सेडजेफ प्रोडक्ट, यहाँ पर 1 अल्फा कार्बन, दैट मीन्स हॉफमैन प्रोडक्ट। और 2 अल्फा कार्बन बोले तो मोर सब्स्टिट्यूटेड आप इसको बोल रहे होते हैं, एंड 1 अल्फा कार्बन, दैट मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड हो रहा होगा। एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन क्या है हमारे पास? 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजनेशन टू यील्ड ब्यूट 1 अच्छा, ऐसा है क्या? 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं, 4 हो गया और 5वें पर क्लोरीन लगा देते हैं। एल्कोहलिक KOH कराएंगे तो एलिमिनेशन करवा रहा होगा, तो यहाँ से आपका इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा और इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन बाहर जाने वाला है, तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी आपकी, ये वाली एल्कीन बनेगी। तो क्या ये ब्यूट 1 है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 आप करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आपकी ब्यूट 1 ही है, तो आप ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसर्शन तो आपका बिल्कुल सही हो चुका है, एसर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन की बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल सही बात है, इन्वॉल्विंग नहीं, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर तो भाई E2 होना चाहिए ना, अभी भी तो पढ़ के आ रहे हैं आप, E2 एलिमिनेशन, तो ये वाली बात गलत जाएगी, रीजन गलत है, एसर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ऑलराइट, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, बात बिल्कुल सही है। इन्वॉल्विंग कार्बोनियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, E2 एलिमिनेशन हो रहा है, कोई भी आयन का इंटरमीडिएट पहली बात बन ही नहीं रहा है ना, आप ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ सेकंड वन देख लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी है? E1, यानी कि E1 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। E2 में आप बना रहे होते हैं एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, और यहाँ पर हम बनाएंगे एल्कोहल से एल्कीन। ठीक है, E2 मतलब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन और E1 मतलब एल्कोहल से एल्कीन। ओके, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, रीजन क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीट या फिर H+ विद हीट। H2SO4 का मतलब ये है, H+ आपको दे रहा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो H+ है, ठीक है, H+ है इनकी वजह से, उस पर अटैक कर देगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा। जब अटैक कर देगा तो ऐसे हो जाएगा ना, वही तो ऐसे था, और ये वाला भी इससे जुड़ जाएगा, ये वाला भी इससे जुड़ जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन ने 3 बार बनाने के शुरू कर दिए हैं, पॉजिटिव यहाँ पर आ जा रहा होगा, और H2O पॉजिटिव प्रोटोनेट कर जाएगा, ये प्रोटोनेट होगा, दैट मीन्स ये बाहर जाने वाला है। दैट मीन्स जैसे ही बाहर जाएगा तो आपको ये R पॉजिटिव बन रहा होगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप करवाएंगे, रीअरेंजमेंट आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका H- ये H बाहर जाएगा, दैट मीन्स एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। ठीक है, एनी इशू, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है। जैसे ही आप प्रोटोनेट करते हैं उसके बाद जो भी बनता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा होता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर जो भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होने वाला जनाब, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, जहां कहीं पर भी आपको कार्बोकेटायन बन रहा होगा वहां पर आप रीअरेंजमेंट कराने की पॉसिबिलिटी ढूंढ ही रहे होंगे। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन अभी आपकी होने वाली है। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू R OH2, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पर ही डिपेंड कर रही होगी, है ना। मोर स्टेबल एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसको याद करने की समझने की कोई भी जरूरत अभी आपको नहीं होगी, है ना। देख लेते हैं भैया यहाँ पर ये आप बाहर निकालेंगे OH तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जा रहा होगा। अरे बाहर निकालेंगे मतलब ऐसे निकलेगा ना बाहर, ये अटैक करेगा इस पर और ये इस प्रकार से बाहर निकलेगा, तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। OH को यहाँ से ऐसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने, चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं। ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे है कुछ, ये बना लीजिएगा इस तरफ H+ है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये जब अटैक करेगा यहाँ पर तो ये वाला पूरा पूरा जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब प्रोटोनेट होगा, ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ देगा। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली आपको समझा दिया था क्योंकि प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे ही मैंने पॉजिटिव यहाँ पर छोड़ा तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। ये रीअरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसे पॉजिटिव। अब होगी हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी हम रीअरेंजमेंट करवाते रहेंगे। यहाँ पर होगी आपकी हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो देखिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ रहा होगा और प्लस यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। जब प्लस यहाँ पर था तो कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 2 थे, अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हैं और 4 ये, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर थे, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब भैया स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, यानी कि रीअरेंजमेंट होगा। अभी भी हो सकती है क्या, बिल्कुल भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एक बार फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो रही होगी, एक बार फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो रही होगी। दैट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही कार्बन पर मूव कर सकता है, ये ना कर दीजिएगा कि यहाँ से आपने डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कार्बन से जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ आया है पॉजिटिव, अब यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, यस, ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन बढ़े हैं क्या, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ पर 4 से यहाँ पर 6 है। दैट मीन्स जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इससे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आप नहीं जोड़ पाएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आप नहीं जोड़ पा रहे होंगे। अब भी 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे, ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये आपका बीटा कार्बन है, और ये वाला मानिए या फिर ये वाला मानिए, बात यहाँ पर एक ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालेंगे, बात एक ही रहने वाली है, तो यहाँ पर इसको बोल लेते हैं, ठीक, यस। तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कौन सी मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी। ऐसे ऐसे कर दीजिए और ऐसे ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर मैं अगर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये वाली एल्कीन बनेगी। यहाँ पर मैं इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये वाली एल्कीन बन रही होगी। अब देखिए कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि भाई आपको मेजर प्रोडक्ट होगा एंड आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा गया है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको पकड़िए, इसके पास जितने भी कार्बन है उन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है। इसके पास ये कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, और ये 3 क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पर कितने हैं, इसको पकड़िए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ पर 7। दैट मीन्स यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, हर चीज़ को समझते हुए चलिएगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स एसिड H2SO4, यानी कि H2SO4 के लिए क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बाहर निकालते हैं, प्लस छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको बाहर निकालिए, प्लस छोड़ दीजिए, इसको बाहर निकालिए, प्लस छोड़ दीजिए, और इसको भी बाहर निकाल कर यहाँ पर आपको प्लस छोड़ देना है। अब ये मत पूछ देना कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है H2SO4 यानी कि H+ है इसके पास, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, सॉरी ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। इसके बाद ये प्रोटोनेट होकर के बाहर निकल जाने वाला है। आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है अभी पीछे, ठीक है। तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होने वाला है, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कौन सा कार्बन है, ये वाला है, ये कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1। दैट मीन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाने वाला है। यहाँ पर आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे होंगे, है ना, 3 ये वाले, 1 ये, 4 हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पर आपको रेजोनेंस नजर आ जाने चाहिए, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस,
क्लोरीन नजर आ रहा है कि नहीं, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस 5 होता है तो प्लस एम होता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम हो रहा होता है, तो इसको आप हटा देंगे क्योंकि हमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर को ही लेना होता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट को ले रहे होंगे हम, तो माइनस आई इफेक्ट को ले रहे होंगे, दैट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाने वाली है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है आपके पास, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो रही है। और हाँ, रेजोनेंस की बात आ चुकी है ना, तो रेजोनेंस दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने वाले हैं, जिसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, तो थर्ड वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जानी चाहिए, ज़्यादा हो जानी चाहिए, ओके। थर्ड ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड के बाद इसका नंबर आएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 3 2 और 1 लास्ट में 4, 3 2 1 4 कौन सा है, 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप प्रोटोनेट करवाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। रेजोनेंस अगर आपको नजर आ रहा है दैट मीन्स चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। नाउ अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, जो अभी तक आप देख रहे थे वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन, अब हम बात कर रहे होंगे एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन पहला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहला क्या है, वाया क्लासिकल कार्बोकैटायन। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या है, पहला क्या है, हाइड्रोहेलोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ HX या फिर हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो दोनों के ही मैकेनिज्म्स एक प्रकार के होते हैं, तो देखिए ध्यान से। एल्कीन रही आपके पास, ये H+ रहा आपके पास, ये ठीक है। तो ये एल्कीन ये अटैक करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ये अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों, ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ओके, ये बन गया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है आप रीअरेंजमेंट कराने की पॉसिबिलिटी देखिए, रीअरेंजमेंट करवाइए इफ पॉसिबल, ठीक है। आपने रीअरेंजमेंट वगैरह करा के देख लिया। अब आपको ये पहले वाली चीज़ है ना, जो एडिशन ऑफ HX, यानी कि एडिशन ऑफ HX का मतलब क्या होता है, H+X-, तो अभी सी बात है X निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, अरे हाँ है ना, तो ये जुड़ेगा तो X यहाँ पर आकर जुड़ जाने वाला, दैट मीन्स आपका ये प्रोडक्ट बन रहा होगा पहले वाले के अकॉर्डिंग, ओके। अब दूसरी बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। अब वाटर का मतलब क्या है, H+ OH निगेटिव, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर आपको OH जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, OH निगेटिव है ना भाई, OH निगेटिव और H यहाँ पर पॉजिटिव है कार्बन पर, तो ये OH यहाँ पर जुड़ाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ HX के केस में हेलोजन का एडिशन हो रहा होगा एंड वाटर के केस में OH का एडिशन हो रहा होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलता हुआ नजर आ जाने वाला है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है और कुछ भी टफ यहाँ पर नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है एक बार कैसे होता है। फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज द RDS, ऑब्वियस बात है, आपको बताई जा चुकी है। पहला जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने वाला है वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हो रही होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होने वाली, क्योंकि उतनी बढ़िया तरीके से, उतनी जल्दी तरीके से अटैक हो रहा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, ऑब्वियस बात है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ही बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तभी तो यहाँ पर ऐसा था भाई, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही होगी। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो यहाँ पर देखिए आप वही है जो आपको पहली बार बताया गया था, नीचे आते हुए रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज कर रही होती है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही होती है डाउन ऑर्डर। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन अकर्स, सही अर्थ है, ठीक है। एक बात देखिए आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा नाउ। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन भी है, तो एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन गिव्स अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ABC। अच्छा, तो 1 ब्यूटीन बनाते हैं पहले, है ना, 1 ब्यूटीन यानी कि ये हो गया आपका 1 ब्यूटीन। आपको एडिशन करना है मिक्सचर ऑफ, ओके, HBr है ना, तो H+Br निगेटिव हो जाएगा, H+Br निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि बनेगा, तो यहाँ पर भी तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। और यहाँ पर दोनों बनाने हैं ना, तीनों प्रोडक्ट हमें देखने हैं यार, हमें लगा मेजर देखना है, तीनों प्रोडक्ट देखने हैं। ऐसे हो जाएगा और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर बनाते हैं ये वाला, एक बार यहाँ पर बनाते हैं, दोनों बनेंगे। स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी वही बताते हैं आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। H+ की वजह से ये हो गया। अब Br निगेटिव अटैक करेगा, Br निगेटिव अटैक करेगा, Br निगेटिव अटैक करवाइए जनाब। यहाँ पर Br जुड़ जाएगा इस प्रकार से, पॉजिटिव है अगर यहाँ पर कार्बन पर, तो ब्रोमीन आएगा अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर ब्रोमीन आएगा अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, यस। अब क्या बात, क्या यहाँ पर आपको कायरलिटी नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को आप पकड़ कर देखिए, पकड़िए, क्या कैसा फील हो रहा है। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ऊपर हाइड्रोजन है, यानी कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, दैट मीन्स ये आपका कायल कार्बन है। दैट इसका क्या मतलब हुआ, कायल कार्बन का मतलब होता है 2 प्रोडक्ट्स। हाँ, ऐसा होता है क्या, हाँ, कायल कार्बन का मतलब होता है 2 प्रोडक्ट्स, एंड दोनों ही प्रोडक्ट्स मेजर होने वाले हैं। कि आपने मेजर यहाँ पर देख लिया था क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो प्रोडक्ट इससे बनेंगे वो मेजर हो रहे होंगे। तो A एंड B यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट्स बने होंगे, A एंड B एज मेजर एंड C एज माइनर प्रोडक्ट। ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। A एंड B ये रहे आपके, C ये रहा, ठीक है।
4 कार्बन की सिंपल सी चेन, और चौथे कार्बन पर आपका ब्रोमीन, 4 कार्बन की सिंपल सी चेन, चौथे कार्बन पर आपका ब्रोमीन। ठीक है, इसका मतलब होता है भाई साहब कि जो आपने बनाया ना, एक बार एबो द प्लेन बनाएंगे, एक बार बिलो द प्लेन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HBr विल बी। अच्छा, HBr का रिएक्शन करवाने वाले हैं आप। ओके, HBr यानी कि H+, ऑब्वियस सी बात है, तो पहले वाले को हम यहाँ पर लिखते हैं, नहीं पहले वाले को हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, ऐसे है ना, ऐसे PH, एक सेकेंड, PH PH, और ये आपकी एल्कीन तोड़ी जा रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ पर वाला मेजर होगा, एंड इस बार हमें यही लेना है क्योंकि दो प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, हमें मेजर वाला देखना है, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, ऐसे ऐसे, अरे यार इसको हम ऐसे बना देते हैं ना, PH CH CH3। ठीक है, PH CH CH3, एनी इशू नहीं ना? यस। इसको यहाँ पर तोड़ेंगे तो देखिए किसी भी तरीके से बनाएं आपको एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। PH यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर CH हो रहा होगा, यहाँ पर भी CH हो रहा होगा, एंड यहाँ पर आपका PH हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 कर देंगे अगर, तभी आकर के यहाँ पर हम प्लस बना पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा ना, और यहाँ पर देखेंगे आप तो MEO भाई साहब, MEO यहाँ पर ऐसे करेंगे, CH CH3, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, जो नजर आना चाहिए, जो मुझे आया है वो आपको भी आना चाहिए, वो क्या है यहाँ पर लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, यस। और यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर बीबी होने ले जाएगी, यानी कि बैक बॉन्डिंग होने ले जाएगी। अगर आपको बैक बॉन्डिंग नजर आ रही है, अगर किसी की बीबी नजर आ रही है, दैट मीन्स उसको मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो फोर्स वाली की रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी को आप यहीं से हटा सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टेबिलिटी कहाँ पर कैसी है, यहाँ पर जनाब ये अच्छा खासा रेजोनेंस में है, अरे हाँ दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, ऊपर भी रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस में है, तो अच्छा यहाँ से कुछ होगा, होगा नहीं, फोर्स के बाद वही आने वाला है, उनको भी पता था कि तुम्हें ये पता था। अच्छा, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देख रहे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक रिंग में रेजोनेंस, यहाँ पर तो 2 रिंग में था, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, हालांकि यहाँ पर आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन भी लिख लेने हैं इसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास हो रहे होंगे, और यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं, यानी कि 4 1 के बाद नंबर आ रहा होगा 2 का, 4 1 के बाद नंबर आ रहा होगा 2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। एनी इशू, 4 1 2 3 आपका सही आंसर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिंग में रेजोनेंस है, यहाँ पर भी एक रिंग में रेजोनेंस है, यहाँ पर भी एक रिंग में रेजोनेंस है, बट जो फर्क पैदा हो रहा है वो यहाँ से, क्योंकि इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। ओके, सेकेंड वन इज वाई आर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। पहला क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन इन नॉन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, नॉन इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, और इनर्ट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, CCl4 आपका इनर्ट सॉल्वेंट हो रहा होता है। ओके, देखिए दोनों का मैकेनिज्म सेम तरीके का होता है, तो एक साथ समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये रही आपके पास एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड, और ये XX बोले तो X2, अरे हाँ है ना, यस। तो ये इस प्रकार से अटैक कर रहा होगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देने वाला है, तो ये वाला X यहाँ पर जुड़ जाएगा, दैट मीन्स साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अटैक क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज होता है एल्कीन, मतलब एल्कीन में निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है तो यहाँ पर अटैक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक में डेल पॉजिटिव बन जा रहा होगा और दूसरे में डेल निगेटिव, तो ये डेल पॉजिटिव वाले पर अटैक कर देगा। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। उसके बाद आपका X निगेटिव और H2O यानी कि H+ अटैक कर रहा होगा, सॉरी OH निगेटिव अटैक करेगा ना, हाँ OH निगेटिव अटैक कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर H+ नहीं, यहाँ पर -H+ लिखना था हमको, ऐसे यहाँ पर ये सही हो रहा होगा, -H+ यानी कि H+ बाहर जा रहा होगा, OH निगेटिव का एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसलिए मैंने ये X ऊपर लगाया हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड से अटैक करने वाला है, क्योंकि नीचे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहने वाली है। अरे हाँ है ना, तो यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला X जुड़ चुका है, ये पहले से जुड़ा था, ये ओपन होकर के ऐसे आ चुका है। ठीक है, बातों को समझ पा रहे हैं ना, दोबारा से देखिए, एक बार फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये X निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बन चुका है, अरे हाँ है ना, दैट मीन्स अब ये X इस प्रकार से ओपन हो जा रहा होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने वाला है, राइट। तो ये वाला X ऐसे आ जाएगा, तो ये फाइनली यहाँ पर ये आपका X दैट इज हेलोजन नजर आ रहा है। ओके, X का मतलब कुछ और मत समझ लेना। और यहाँ पर OH निगेटिव, अब OH निगेटिव भी यहाँ पर अटैक कर रहा होगा, तो OH जुड़ जाएगा और X जो यहाँ पर था वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज RDS, यस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है,
नॉन क्लासिकल कार्बोडायनेमिक फॉर्मेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्कीन की जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन होने वाली, अटैक उतना ही बढ़िया तरीके से हो पा रहा होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट आपको नहीं नजर आने वाला, ठीक है। साइक्लिक एमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है। CCl4 और CH2Cl2 कैन बी यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था CCl4 होता है। और एक और नोट कर लीजिए CH2Cl2, ठीक है। आपको मिलेगी PDF, डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए एंड फटाफट से डिवाइस ट्रांसफर करिए। एंटी एडिशन, यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपको। एंटी एडिशन यानी कि ऊपर से एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड पे है। अगर यही वाला X यहाँ पर जुड़ रहा होता तो इसको हम सिन एडिशन बोल रहे होते हैं, ये होता है सिन एडिशन। बट ये अगर अपोजिट साइड में जुड़ रहा है तो ये इसको आप बोल रहे होंगे एंटी एडिशन, जैसे कि ये एंटी एडिशन हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, Cl2। ओके, तो यहाँ पर हम बाहर निकाल के आते हैं इसको। Cl3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है, यहाँ पर Cl2 है ना, तो क्लोरीन क्लोरीन ऐसे ओपन करके बनाएंगे हम। यहाँ पर डेल पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पर डेल निगेटिव कर दीजिए, ठीक है जनाब, कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला यहाँ पर इस प्रकार से अटैक कर रहा होगा, बिल्कुल करेगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। CCl3 एज यहाँ पर रहेगा और CH, ध्यान से देखिएगा, CH और इस प्रकार से आपका ये क्लोरीन जुड़ रहा होगा। यहाँ पर मैं X बनाने जा रहा था, X नहीं बनाना है, तो यहाँ पर ये CH2 आपको नजर आना चाहिए। एनी इशू, कोई दिक्कत, यहाँ पर आप पॉजिटिव भी लिख रहे होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया था वैसे ही तो बनने वाला है। देखिए पॉजिटिव नजर आ रहा था ना, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब देखिए डेल पॉजिटिव कहाँ पर जनरेट होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको डेल पॉजिटिव समझा दिया था वो कैसे क्या जनरेट होने वाला है। CCl4 कैसा है आपका, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। कहाँ पर पढ़ते हैं सारी चीजें, GOC वाले वीडियो में पढ़ रहे होते हैं आप, ठीक है। तो फाइन, आई होप ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, है ना। CCl3 माइनस आई होता है, दैट मीन्स डेल पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि माइनस आई ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, है ना। टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो काम होता है, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा दैट मीन्स डेल्टा पॉजिटिव की कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। दैट मीन्स अब जो क्लोरीन है वो आपको यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये वाला क्लोरीन ऐसे ओपन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। क्लोरीन नहीं, यहाँ पर H2O है, तो H2O से अटैक करवा रहे होंगे हम, OH निगेटिव ना, OH निगेटिव। तो CCl3 ऐसे हो जाएगा, CH ऐसे रहने वाला है, CH2 ऐसे हो जाने वाला है। जब यहाँ पर अटैक किया जा रहा होगा OH के द्वारा, तो OH ऊपर जुड़ रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा Cl, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, OH नीचे नहीं होना चाहिए, Cl नीचे, और यस ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। देखिए ध्यान से, CCl3 CH और Cl देन CH2 OH, CH2 Cl नहीं, यहाँ पर Cl है तो उसकी वजह से गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। 2 Cl नहीं होने चाहिए, OH नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनी इशू नहीं, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की। ओके जनाब, फ्री रेडिकल एडिशन क्या होता है, देखिए ये बातें आप डायरेक्टली याद करते हैं कैसे। एडिशन ऑफ HBr पेरोक्साइड, या जिसको आप बोल रहे होंगे एंटी मार्कोनी कॉज एडिशन, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर खराइश इफेक्ट, राइट। अब ये होता कैसे है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपने डायरेक्टली याद कर रखा है मुझे पता है, बट कैसे होता है मैकेनिज्म के समझने का प्रयास करेंगे हम। ये रहा आपके पास एक, ये रहा दूसरा, ठीक है, PHCO निगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो रहा होगा। दैट मीन्स ट्वाइस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ध्यान से, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पूरा एक ही है ना, PHCO रेडिकल, PHCO रेडिकल, और यहाँ है ना, तो ट्वाइस आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल तो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये वाला बॉन्ड एक बार फिर से टूट रहा होगा, रेडिकल ना, रेडिकल तो जनरेट करना पड़ रहा होगा, बिल्कुल। तो O निगेटिव पहले से ही था, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो रेडिकल यहाँ पर कार्बन रेडिकल जनरेट हो रहा होगा एंड PH रेडिकल भी जनरेट हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, अगर इस वाले बॉन्ड को आपने तोड़ दिया तो क्या आपको ये 2PH रेडिकल नहीं नजर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना नजर आ गया। अब ये बॉन्ड बना लेंगे, ये रेडिकल जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा बस। C डबल बॉन्ड O ऐसे हो जाएगा, O रेडिकल ऐसे, और दूसरा भी ऐसे ही बनाते हैं हम, CO इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, दैट मींस CO2 का फॉर्मेशन होने वाला है, CO2 बन करके उड़ जाएगी, आपको एट द एंड PH रेडिकल मिल रहा होगा, PH रेडिकल मिल रहा होगा, ठीक है जनाब, ये बन चुका है। ओके, अब क्या है, PH रेडिकल आपके पास है, HBr होगा, ठीक है, HBr पेरोक्साइड आपको दिया जा रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, HBr होगा आपके पास, ठीक है, HBr होगा, तो H डॉट Br डॉट, ये टूटेगा तो रेडिकल जनरेट होगा। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखिए आपके पास, तो देखिए आपके पास PH रेडिकल था, यहाँ पर H रेडिकल एंड Br रेडिकल अलग हो चुका है, तो PHH जुड़ जाएगा, PHH जुड़ जाएगा एंड Br रेडिकल आपका बचेगा, और यही है हमारा क्या अटैकिंग रिएजेंट, यही अटैक कर रहा होगा। देखिए किस प्रकार से अटैक करने वाला है,
यही अटैक करता है तभी तो जुड़ता है। एंटी मार्कोनी कॉज रूल आपने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर भी हम क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। ओके, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, ये रही हमारे पास एल्कीन RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड CH2, Br रेडिकल अटैकिंग एजेंट है। किस प्रकार से अटैकिंग एजेंट बना है ये सारी बातें आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अटैकिंग एजेंट हमको मिल चुका है, अब हम अटैक करवाएंगे कहाँ। तो स्टेप 1 में कैसे क्या होने वाला है, देखिए बहुत ध्यान से। Br रेडिकल जनरेट हो चुका है, यही आपका अटैकिंग एजेंट। देखिए आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल समझते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, रेडिकल जनरेट हो रहा होगा, तो Br रेडिकल कहाँ पर अटैक कर रहा होगा, जहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। यस, तो हमें हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। बट अभी भी हमारे पास एक रेडिकल बचा हुआ है। तो दूसरी बार जब H डॉट Br डॉट अलग होगा, मतलब H रेडिकल Br रेडिकल अलग हो रहा होगा, तो एक बार फिर से H रेडिकल यहाँ पर अटैक कर देगा। दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पर H रेडिकल ने अटैक किया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली बनकर के तैयार हो चुका है। RCH2CH2 Br दैट इज एल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास बनकर के तैयार हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अब इस पर बेस से क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में, एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में तो आना चाहिए, है ना। अटैकिंग एजेंट आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन। असर्शन क्या है हमारे पास, 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, HBr विद पेरोक्साइड है, प्रोड्यूसेस 1 ब्रोमोब्यूटेन। इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही तो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट बोला गया है, क्या वही प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे 1 ब्यूटीन, यानी कि 4 कार्बन की चेन बनाइए, पहले कार्बन का डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो फाइनली आपको आपका ब्यूटीन मिल जाएगा। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉज रूल आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा HBr पेरोक्साइड के। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, HCl अगर आपके पास है, HBr अगर आपके पास है, या फिर HCl विद पेरोक्साइड आपके पास है, इन तीनों में से कुछ भी है, तो आप कार्बोग्राइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होंगे। इस मैकेनिज्म के थ्रू, कार्बोग्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। बट अगर आपके पास HBr विद पेरोक्साइड है, तो आपको एंटी मार्कोनी कॉज रूल के थ्रू जाना पड़ रहा होगा। मैकेनिज्म समझ में आता है, अच्छी बात है, नहीं तो यह डायरेक्टली याद होना चाहिए। मैकेनिज्म मैंने आपको पीछे समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंटी मार्कोनी कॉज रूल को फॉलो करते हुए एडिशन कर रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्कोनी कॉज रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, बना से क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। कार्बोग्राइन मैकेनिज्म के थ्रू जाइए, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। तो हाँ, Br नेगेटिव, यानी कि Br नेगेटिव है, हमें क्या कराना है, एंटी मार्कोनी कॉज। एंटी मार्कोनी कॉज का मतलब क्या होता है, निगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पर ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें निगेटिव एडेंडम जोड़ देना है, दैट इज Br। और यहाँ ना, तो फाइनली हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल चुका है, 1 2 3 4 आप करेंगे तो 1 ब्रोमोब्यूटेन है। क्या 1 ब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा होगा, क्योंकि ये रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि NAR की बात कर रहे होंगे अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा बस, है ना। ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पर आपके पास डेल पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अरे भाई साहब, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्रकार से जा रहे होंगे, दैट मींस यहाँ पर डेल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार से अटैक करेगा, कर दिया इसने अटैक। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे से जुड़ा हुआ है, तो नीचे से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नीचे ऊपर बात देखिए, क्योंकि यहाँ पर CH3 फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओके, हालांकि यहाँ पर R ग्रुप लेकर चलना है आपको। ऐसे अटैक कर रहा होगा। अभी के लिए क्या है, sp2, यानी कि एक ये sp2 का मतलब क्या होता है यार, ये भी पता होगा ना। sp2 मतलब 3 सिग्मा, तो 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा, यानी कि sp2 है ये। ओके ओके ओके, sp2 है। पर जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार से अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। दैट मींस ये सिंगल डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, और आपका ये एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन जाएगा। बट खास बात ये है कि यहाँ पर जो sp2 था, अब sp3 बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्मा मौजूद हो चुके हैं। 4 सिग्मा आपको नजर आने वाले हैं, दैट मींस sp2 से sp3 बन चुका है। ओहो, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, H+ आएगा, और जहां कहीं पर भी आपको H+ नजर आ रहा होगा, तो आप O नेगेटिव को OH में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सारी जनरल बातें हैं, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। H+ आएगा, O नेगेटिव को OH में कन्वर्ट करेगा, दैट मींस आपका ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन चुका है। और देखिए न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किस प्रकार से हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, उसके बाद आकर के जो नेगेटिव जनरेट हुआ है, इस पर आकर के आपको H+ अटैक करके इसको OH में कन्वर्ट कर देने वाला है। अरे हाँ है ना, ठीक है। एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, आपको पता होना चाहिए कि एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होता है जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने वाले हैं।
क्योंकि जब से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है, मुझे डर लगता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछ ली जाएंगे, आपसे पूछ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट हो रहा होता है, और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, Br नेगेटिव HBr पेरोक्साइड में, ठीक है। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियोफाइल होगा ना यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन of the polar carbonyl atom from a directional approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl group। हाँ, परपेंडिकुलरली ये अटैक करने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, ये आपको मैंने दिखाई दिया है। इन दिस प्रोसेस एंड टेट्राहाइड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियस बात है ना। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है जनाब, मिल गया हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट। The net resultant is addition of nucleophile and H+ across the carbon oxygen double bond, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो था यहाँ पर, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपको OH जुड़ जाएगा, और फाइनली आप इस एक बॉन्ड को हटा देंगे। अरे हाँ है ना, न्यूक्लियोफाइल है ये, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो आपने मैंने यहाँ पर दिखा था ना, आपको एल्काइल लेकर चलना है, H लेकर चलना है, उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, किस प्रकार से रिएक्शन हो रही होगी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलत भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ही, दैट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम हो जाने वाली, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस हम नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप आया, दैट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी बढ़ी है। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप आ चुके हैं, दैट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इस प्रकार से लिख दें, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको इस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि आर ग्रुप बढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ने का मतलब हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही होगी। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, तो आप सभी को पता है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली कम हो जाने वाली है, क्योंकि अटैक करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। अरे हाँ है ना, देखिए 1 2 3, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 की ज्यादा होने वाली, देन उसके बाद 2 की, सबसे लास्ट में 3 की होने वाली, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपको घटती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड की ज्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू कीटोन, क्यों, क्योंकि कीटोन में आपको एक CO ग्रुप भी नजर आ रहा होगा। क्या होता है कीटोन, एल्डिहाइड की बात करेंगे तो आप CHO लिख रहे होते हैं, कीटोन की बात करेंगे तो आप COCH3 लिख रहे होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप नजर आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। इसको जो अगर आप ओपन करके लिखने वाले हैं, देखिए CHO ऐसे हो रहा होगा, तो ये तो हो गया, ये जो आपको नजर आ रहा है अलग से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एल्डिहाइड की स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मींस रिएक्टिविटी ज्यादा रहने वाली है, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे होंगे अगर हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने जोड़ा है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको घटती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आपसे ऐसे वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या बोलते हैं इसको आप ऑर्डर में अरेंज करिए, 4-5 ऑप्शन दी जाएंगे, एक में ये वाला ग्रुप लगा देगा, एक में ये वाला ग्रुप लगा देगा, आपसे पूछेगा बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन आ ही चुका है जनाब, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद पीएच MgBr विल बी। सबसे पहले तो इसको हम ओपन करके बनाते हैं। यहाँ पर CO है और C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। अरे हाँ है ना, पीएच, इसको बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हम पीएच लिख रहे होते हैं, तो ये हो चुका है आपका A प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो B क्या है हमारा, CH3 ऐसे हो जाएगा ना, CH3 ऐसे हो जाएगा, और CH यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऐसे हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O ऐसे करिए, यहाँ पर आप CH3 जोड़ रहे होंगे, CH3 आप जोड़ रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है जनाब। कोई दिक्कत, एनी इशू, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसके बाद देखिए, पहले तो हम ये कर देते हैं, ABC है, हो चुका है आपका ये, ओके। ध्यान से देखिएगा, पीएच MgBr का मतलब ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा आपने अभी भी, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में मैंने आपको भी बताया, एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड की स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रही होती है। अरे हाँ है ना, तो ये आपको ये कीटोन नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल भैया नजर आना चाहिए। CHO ग्रुप है, ओ हो, दैट मीन्स ये हो जाएगा एल्डिहाइड, दैट मीन्स ये हो जाएगा एल्डिहाइड, और ये CHO CH3, ओके, ये भी आपका कीटोन ही रह जाने वाला है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे तो एल्डिहाइड सबसे आगे आना चाहिए, एल्डिहाइड सबसे आगे आना चाहिए, तो आपका आंसर भी जनाब आ चुका है। लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ए नहीं हो, ए सबसे आगे हो नहीं सकता, C सबसे आगे हो नहीं सकता, ए को मैंने ऑलरेडी हटा दिया है, तो बी वाली रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा गया था ना, हाँ रिएक्टिविटी ही पूछा गया था। तो अब ए और सी में आप कैसे डिसाइड करेंगे बताइए। इसमें और इसमें कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, ए और सी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 पीएच रिंग नजर आ रही है, दैट मीन्स रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाने वाली है,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात कर रहे होंगे अगर हम, तो जनाब वो कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी कम हो रही होगी। कहाँ पर लिखा है ये देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती हुई नजर आ रही होगी। तो ए की रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी इन कंपेरिजन टू सी, तो सी और ए। एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड कीटोन भी अगर आपको पता तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। चलिए आगे आते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अभी तक आप देख रहे थे वो न्यूक्लियोफिलिक था, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। पीछे क्या अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल, अब क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्टली याद किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस प्रकार से, H+ बाहर जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि आप यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ये है आपके पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन मतलब ये डबल बॉन्ड एल्कीन, अटैक करेगा ना करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लिविंग, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर अटैक कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, और जब ये अटैक करेगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ ऊपर, क्योंकि जो नीचे बना हुआ है वो आपको हो सकता है समझ में ना आए, ये ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर अटैक करेगा, दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड ओपन होकर के इस प्रकार से जाने वाला है, ठीक है। और ये E एंड H, यहाँ पर E इस प्रकार से जुड़ जाएगा, H पहले से ही जुड़ा हुआ था, यहाँ पर आपको नजर आता है ना, H पहले से ही होता है। अगर ये ऐसे कर दें, हम ये ऐसे कर दें, तो यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, यानी कि चौथा बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, और इसी हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसी हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। जो अभी sp2 था वो एक बार फिर से sp3 हो चुका है, नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नजर आना चाहिए। और जो आपने ये ऐसे लेकर आए थे आप, इसकी वजह से आप यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट कर देंगे। अब H माइनस मतलब ये H+ जो है बाहर जाने वाला है, H+ बाहर जाएगा, इसका मतलब फिर से आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये H+ बाहर जाएगा तो ये वाला बिल्कुल जनरेट ऐसे हो जाने वाला है पूरी तरीके से। तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट का बनता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि E दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, हाइड्रोजन बाहर जा चुका है। एनी इशू, हटा दें हम इसको यहाँ से, बिल्कुल हटा देंगे, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। जो पहले एरोमेटिक था वो बाद में नॉन एरोमेटिक हो चुका है, तो अब एक बार फिर से ये एरोमेटिक वापस आ चुका है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एरोमेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नॉन एरोमेटिक, क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखा होगा ये वाला ऑर्डर, अना पढ़ रखा है ना। ये है रिएक्टिविटी का, सॉरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एरोमेटिक स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है तो हमें वापस से एरोमेटिक में लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक में था तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम हुई थी, एक बार फिर से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक तक आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखने की योग्य बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान आपको रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज व्हील एंड इंटरमीडिएट या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया हुआ है वो असल में ऐसे नहीं बनता है, ये जो है वो रोटेट कर रहा होता है इस प्रकार से ना, जो मैंने यहाँ पर एक्चुअली में आपको बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये रोटेट कर रहा हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बेंजीन देखी होगी, कभी इस प्रकार से बना दी जाती है, कभी इस प्रकार से बना दी जाती है, तो ये एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। एक्चुअल में कैसी होती है, एक्चुअल में जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ये पाई बॉन्ड्स आपको रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड्स आपको रोटेट कर रहे होते हैं, इस वजह से इस प्रकार से बनाई जा रही है। जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो इस प्रकार से होता नहीं है, बट हाँ आप बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, सब कोई बनाता है, इसी प्रकार से बनाया जा रहा होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि एक्चुअल में ऐसा होता है। व्हील एंड इंटरमीडिएट या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जनाब, ठीक है। ये तो सिंपल था, है ना। यहाँ पर H ओपन करके मैंने दिखा दिया, एट द एंड ये बेंजीन ही है ना, कुछ खास था नहीं। बट अगर आपके पास कोई ग्रुप जोड़ दिया जाता है, कैसा ग्रुप, अगर आपके पास +m ग्रुप जोड़ा जाए, -m ग्रुप जोड़ा जाए तो क्या होगा। देखिए पहले तो हम +m ग्रुप को समझते हैं। अगर आपके पास +m ग्रुप जोड़ दिया गया तो क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था -i या -m का मतलब क्या होता है, कहाँ मैंने बताया था ये -i या फिर -m का मतलब होता है विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहे होंगे। इसका मतलब जो +m या फिर +i होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अरे हाँ है ना, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, दैट मींस ऑर्थो पैराडाइटिक होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है +m ऑर्थो पैराडाइटिक होते हैं, यानी कि ऑर्थो ये रही पोजीशन आपकी, पैरा पोजीशन ये रही, यहीं पर आकर के आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होगा। तो एक बार मैंने यहाँ पर जुड़ा है, एक बार मैंने यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी पैरा मेजर या फिर ऑर्थो मेजर नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि जनाब जनरली तो आपका पैरा मेजर होता है, जनरली तो आपका ये पैरा वाला मेजर होता है, बट ऑलवेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई, इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर जो ग्रुप है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर हो रहा होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसे यहाँ पर मेजर नहीं लिखा गया है, वो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग जज कर रहे होंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है।
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही इनके बीच में तो पैरा वाला मेजर होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो डेफिनेटली आप ऑर्थो को ही मेजर टिक कर रहे होंगे। ठीक है, आपसे मेजर प्रोडक्ट ही जनरली पूछा जा रहा होता है। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस एम ग्रुप की बात करेंगे। माइनस एम क्या होता है? मेटा डायरेक्ट यानी कि मेटा पोजिशन। अब मेटा पोजिशन तो यहाँ पर आप जोड़ें या फिर यहाँ पर आप जोड़ें, बात तो एक ही है। ठीक है, एट द एंड दोनों एक ही पोजिशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपको आकर के आपका मेटा पोजिशन पर जुड़ जाने वाला है। ठीक है, अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर प्लस एम माइनस एम दोनों हो, अगर प्लस एम माइनस एम दोनों हो तो प्लस एम के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे हम। कैसे? अगर आप प्लस एम के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो ये रही ऑर्थो पोजिशन, ये मैं लिख देता हूँ। प्लस एम के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजिशन। अब हम माइनस एम के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर आप माइनस एम के अकॉर्डिंग चले होंगे तो ये ऑर्थो पोजिशन हो जाएगी, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो कौन वाला जीतेगा, किसके हिसाब से ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड हो रहा होगा? प्लस एम के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा होगा। अरे हाँ है ना, अगर दोनों प्लस एम ग्रुप हैं तो एक कोई होगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड करी जा रही होंगी, उसके हिसाब से ही डोमिनेशन चल रहा होगा। ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसी का डोमिनेशन चलता है भाई साहब, है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ भी पा रहे होंगे और मैं आपको सही तरीके से समझा भी पा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ठीक है, डोमिनेटिंग इफेक्ट को आपको कंसीडर करना है। देखिए ये आपके पास फिनॉल है, ये है आपके पास टॉलिन और यहाँ पर ये बेंजीन हो जाएगा, है ना, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप अभी के लिए हटा दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इसको हटा दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या होने वाला है। देखिए OH ग्रुप में क्या होता है, दो चीज़ें लग रही होती हैं, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई लिखा हुआ है, फिलहाल इसको हटा दीजिए, है ना, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। और इस पर क्या होगा? प्लस एच ग्रेटर देन माइनस आई। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। बट यहाँ पर हेलोजन, ध्यान रखिएगा, हेलोजन ऐसा है जहाँ पर माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, चाहे कोई भी सा भी हेलोजन हो। यहाँ पर क्लोरीन है तो उसकी वजह से माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम हो रहा होगा। जनरली आपका प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई ही होता है, बट इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम हो जाता है। ये बात आपको डायरेक्टली रटी हुई होनी चाहिए। NO2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है, दैट मींस माइनस आई ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई आप लिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट। डोमिनेटिंग कौन सा है? पहला वाला, तो इसको हटा दीजिए, बाद वाले को हटाइए, बाद वाले को हटाइए, बाद वाले को हटाइए, बाद वाले को हटाइए। ठीक है, एनी इशू? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन प्लस एम की ज़्यादा होगी, प्लस एच की ज़्यादा होगी, प्लस आई, यानी प्लस वालों की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होने वाली है, तो प्लस वालों की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा है। उसके बाद माइनस आई की कम होनी चाहिए, माइनस आई माइनस एम की कम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्लस एम एंड प्लस आई या फिर प्लस एच प्लस आई, प्लस एम एंड प्लस आई में कंपेरिजन करना पड़ रहा है तो प्लस एम वाला ही जीतेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पर प्लस एच भी होता तो प्लस एच से भी प्लस एम आगे हो रहा होता है, क्योंकि एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। एनी इशू नहीं, इसलिए प्लस एम यहाँ पर आगे बनाया गया है। उसका नंबर आ रहा होगा बेंजीन का। एटलीस्ट यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब बात करते हैं माइनस आई एंड माइनस एम, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे होंगे, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहे होंगे। तो सबसे कम कौन कर देगा? माइनस आई एंड माइनस एम दोनों कम करते हैं, बट कोई ऐसा भी होगा ना जो ज्यादा कम कर रहा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एम वाला ग्रुप ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस एम का क्या करेगा? माइनस एम जनाब बहुत ही कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपेरिजन टू आई। माइनस एम जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा गिरा देगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही कम हो जाने वाली है, तो माइनस आई से भी कम होने वाला है। ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये सारी बातें हटा दें यहाँ पर जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एनी इशू नहीं। ठीक है, क्लियर आपको होना चाहिए किस प्रकार से क्या हो रहा है। यहाँ पर बेंजीन है भाई साहब, मैंने आपको बना दूंगा, आपकी जो भी PDF मिल रही होगी, है ना। ये सारी बातें देखते हुए चलिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए, असर्शन क्या है हमारे पास? नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। बिल्कुल सही बात है, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल रहे होते हैं। एंड ये आपको NO2 पॉजिटिव दैट इज नाइट्रोनियम आयन दे रहा होता है मिलकर के, इसी का एडिशन आप कर रहे होते हैं। जहां कहीं पर भी आपको NO2 का जोड़ना होगा, आप कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 अलॉन्ग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 आप देख रहे होंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के आपको नाइट्रोनियम आयन दैट इज NO2 पॉजिटिव दे रहे होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 एक्ट्स एज बेस, बिल्कुल सही बात है, एंड प्रोड्यूसर्स NO2 पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी आपका सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। ठीक है, देखिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो रही होती है ना तो आप क्या करिए, क्या किया करिए,
नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके आगे आप बिकॉज लगा दीजिए, ठीक है। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 एक्ट्स एज बेस एंड प्रोड्यूसेस NO2 पॉजिटिव आयन। अरे तभी तो आप इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल रहे होते हैं, तभी तो इसको आप कैरी कर रहे होते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन पर आपको NO2 का एडिशन कर देना है, यही तो होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अरे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आप तभी तो कर पा रहे हैं जब आप यहाँ पर NO2 पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, बिकॉज यानी कि क्योंकि, तभी तो कर पा रहे हैं, बिल्कुल। दैट मीन्स रीजन भी आपका बिल्कुल सही है, एंड आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होनी चाहिए। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सल्फोनेशन एट द फास्टेस्ट रेट। देखिए आपको यहाँ पर कार्बोडाइन का फॉर्मेशन करना है, जिस कार्बोडाइन के पास ज्यादा अल्फा एच होंगे मतलब वो उतना ही स्टेबल होने वाला है। तो अल्फा एच देखते हैं किसके ज्यादा है, तो यहाँ पर 0 अल्फा एच हो जाएंगे, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन ने चारों वैलेंसी पहले ही सेटिस्फाई कर रखी है, तो कहाँ से अल्फा एच होगा? नहीं होगा। यहाँ पर 1 2, हाँ 2 अल्फा एच यहाँ पर हो रहे होंगे, यहाँ पर आपका 1 अल्फा एच जनरेट हो रहा होगा, बट यहाँ पर तुम्हारे 3 अल्फा एच आपको नजर आ जाने चाहिए। ठीक है, क्या ये CH3 है ना, तो ये तीनों क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, दैट मीन्स कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, दैट मीन्स वहीं पर आपका एडिशन हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो पहली क्या है हमारे पास? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। यूनिमॉलिक्यूलर दैट मीन्स SN1 रिएक्शन की बात करने वाले हैं हम, ओके। देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। RX हमारे पास है, R पॉजिटिव, दैट मींस कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे भी। आपको ये बात याद रखनी है, अगर कहीं पर भी कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप चेक करिए कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसको डेफिनेटली रीअरेंज करवा रहे होंगे, ठीक है। फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन का फॉर्मेशन करने के बाद वहां पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। एंड इशू आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये 2 स्टेप रिएक्शन हो रही होती है, आगे लिखा हुआ है ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहली स्टेप में आपका कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, ठीक है। एक साथ नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होता है। पहले कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होगा उसी कार्बोडाइन पर, है ना। तो कार्बोडाइन के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है, ओके। सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस हैं ये सारी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सारी बातें आई होप पढ़ ही चुके होंगे हेलो एल्केन में, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ। यूजुअली 2 स्टेप रिएक्शन है ये, बिल्कुल 2 स्टेप रिएक्शन रहने वाली है। कार्बोडाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप इज द RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपको बताया जा चुका है। पहला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हो रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, हेलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होने वाली है? डाउन द ऑर्डर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी, क्योंकि डाउन द ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी आपको कम होती हुई नजर आ रही होती है। डाउन द ऑर्डर आप आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख लीजिए ध्यान से, आप नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही होगी, दैट मीन्स सॉरी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही होगी ना, सॉरी बॉन्ड एनर्जी आपकी कम हो रही होगी। बॉन्ड एनर्जी अगर आपकी कम हो रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। अरे हाँ है ना, क्योंकि भाई साहब बॉन्ड अगर बड़ा हो चुका है तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो रही होगी। अरे हाँ है ना, समझने का प्रयास करें, नहीं समझ में आता है याद कर लीजिए, है ना। डाउन द ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी। बट अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे होंगे हम, तो एल्काइल ग्रुप्स के स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोडाइन, मतलब फर्स्ट कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KRX, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर ही आपकी रेट डिपेंड कर रही होगी, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड मोलरिटी इज इक्वल टू 1 भी, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 1 भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। PPS दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर, इनकम्प्लीट रेसोमाइजेशन अकर्स, मोर इन्वर्जन एंड लेस रिटेंशन, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है कि रेसोमाइजेशन एंड इन्वर्जन कितना होता है, तो आप बताएंगे कि इन्वर्जन 51% होता है एंड रेसोमाइजेशन 49% यहाँ पर जनरेट हो रहा होता है। अरे हाँ ना, इनकम्प्लीट रेसोमाइजेशन आप उसको बोल रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मोर इन्वर्जन है एंड लेस रिटेंशन है, ठीक है। एनी इशू, ये सारी बातें, ये छोटे पॉइंट्स SN1 रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शंस का जो करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप इसको हटाइए, कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू ही हम प्रोसीड कर रहे होते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर लिखा हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिस्पेक्ट टू एल्काइल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी से ही हम डिटरमाइन कर रहे होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होने वाली है। यहाँ पर XX लिखा हुआ है, दैट मींस हेलोजन ग्रुप जो भी होगा सेम ही होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर R ग्रुप से चलना है, दैट इज एल्काइल ग्रुप से चलना है, ओके। तो यहाँ पर CH3CH2 है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम ओपन करके बना लेते हैं आपको। X हटाइए, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, X हटाइए, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा। अरे बोलते जाओ बस, है ना। और
और x कहाँ, अच्छा हाँ ये x है, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, ये x हटाइएगा आप तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा। ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 है, ओके, उसके बाद CH3 होल ट्वाइस है। अच्छा, दैट मीन्स आपका ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। कैसे, यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। CH2 आप इस प्रकार से लीजिए, CH3 ये लीजिए, ऐसे कर देंगे, है ना। अब CH3 CH इस प्रकार से लीजिए, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही होगी। इसके बाद जो तीसरा बनने वाला है वो क्या है, यहाँ पर देखते रहिएगा बस बहुत ही ध्यान से, अदरवाइज कोई भी गलती आपसे हो जाएगी और दिक्कतों में फंस जाएंगे, है ना। तो CH2 पॉजिटिव ये हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या है ये PH CH2 पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा रेजोनेंस तो नजर आ ही जाना चाहिए अभी तक, है ना। पीएच यानी कि बेंजीन रिंग ना, तो ये रेजोनेंस में जा रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसी की होने वाली है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसी की हो रही होगी। तो ये आगे है, बिल्कुल सही बात है, ये आगे रहने वाला है। और थोड़ा रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा होगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, बट कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा होगा, अरे ये तो पूरी रिंग पर रेजोनेंस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड पर है, यानी कि इसका रेजोनेंस कम होने वाला है, इसका रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर इसका इसी प्रकार से होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आप पढ़ करके आ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होती है। अगर रेजोनेंस ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अरे दिखाई दे रहा है ना, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और आपके पास यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, दैट मींस स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी ज्यादा ही हो रही होगी, और रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा होता है इन कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन। तो बिल्कुल सही ऑर्डर आपको लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। अरे हाँ ना, यहाँ पर पूरी रिंग का रेजोनेंस है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, इस प्रकार से ये ऑर्डर अरेंज हो रहा होगा। उसके बाद हम 6 अल्फा हाइड्रोजन वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की, है ना। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए ये है आपकी 1 स्टेप रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, दैट मींस SN2, ओके। यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रहा होगा, यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और इसको बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाएगा, और ऊपर पीछे से अपना बॉन्ड बना रहा होगा, दैट मींस ये आ रहा, इसने अटैक किया, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन BF का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग भी होने लगी है। एंड ये कैसा होता है, साइमल्टेनियसली, इसको आप बोल रहे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक साथ सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले कार्बोडाइन बना, जिस प्रकार से यहाँ पर था, यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन है, दैट मींस पहले स्टेप में कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप की रिएक्शन हो रही होती है। उसके बाद देखिए जब स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बाहर जा चुका है हाइड्रोजन X नेगेटिव। एनी इशू, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा नजर आ सकता है, SN2 मतलब 1 स्टेप रिएक्शन, अरे हाँ या ना, SN2 का मतलब हो जाता है 1 स्टेप रिएक्शन, और SN1 का मतलब हो जाता है 2 स्टेप रिएक्शन। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। अरे हाँ है ना, यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, 1 स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। फर्स्ट स्टेप इज द RDS, ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप आपका RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन सेम ही रहने वाला है, डाउन द ऑर्डर पीरियड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही होगी। और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल, तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड, SN1 के केस में स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोडाइन से हम पकड़ रहे होंगे, और SN2 रिएक्शन में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना पड़ रहा होगा, तब जाकर के हम बता पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर कोई 1 डिग्री है, इसका मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहने वाली है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है वो किसका ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी, अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही होगी। इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आगे आपको कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रही बात रेट की, तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा होता है, एल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पर। एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पर ये रेट डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए आप इसको ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, ठीक है। PS दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पीछे क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दोनों को एक साथ पढ़कर समझने का प्रयास किया, आपको आसानी से याद हो रहा होगा। पीछे वीक न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो रहा होगा। इन्वर्जन दैट इज वाल्डन इन्वर्जन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आपकी ये हो रही होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से, ठीक है, सारी बातें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर में सारी बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं। AgCN, KCN, KNO2, AgNO2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा, अगर आप यकीन मानिए दिक्कत में पड़ जाएंगे। करेक्टली मैच, यानी कि इसके साथ मैचिंग है सही तरीके से या नहीं, ये देखते हैं। पहले क्या है हमारे पास, AgCN लिखा ऐसे है, बनाएंगे कैसे हम, ध्यान से देखिएगा।
AgCN इस प्रकार से बन रहा होता है। और ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड है। वो कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट मतलब कि आप इसको तोड़ नहीं पा रहे होंगे, आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे, दैट मीन्स कार्बन निगेटिव जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जो यहाँ पर लोन पेयर आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पर, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर देख पा रहे हैं वो अटैक कर रहे होंगे। वंस मोर AgCN में आपका जो बॉन्ड होता है ना Ag और कार्बन, सिल्वर और कार्बन का, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन नेगेटिव जनरेट नहीं हो रहा होगा। अगर कार्बन नेगेटिव जनरेट नहीं होगा तो कौन अटैक करेगा? अगर कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, कार्बन के लोन पेयर अगर अटैक करेंगे तो NC जुड़ रहा होगा, दैट मीन्स इसको आप आइसोसाइनाइड बोलने वाले हैं। इसको आप क्या बोलने वाले हैं? आइसोसाइनाइड। अगर CN जुड़ेगा, CN कब जुड़ेगा? जब कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा, और जब कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा CN जुड़ेगा, दैट मींस इसको आप साइनाइड बोल रहे होंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहाँ पर है? KCN में। अगर आपके पास KCN है या फिर NaCN है, KCN है या फिर NaCN है, तो उसको जब आप तोड़ेंगे तो K प्लस CN निगेटिव में टूट रहा होता है, Na प्लस CN निगेटिव में टूट रहा होता है। मैं मानता हूँ यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, बट अगर आपके पास दो ऑप्शन है, कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा या नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो डेफिनेटली कार्बन का नेगेटिव ही अटैक करने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? कार्बन का नेगेटिव अगर अटैक कर रहा होगा तो CN जुड़ रहा होगा, दैट मींस साइनाइड। देखिए ऐसा कुछ है क्या? AgCN में RNC का फॉर्मेशन होना चाहिए, RNC का फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट मींस एल्काइल आइसोसाइनाइड। और KCN में या फिर यहाँ पर NaCN होता तब भी आपके पास RCN ही हो रहा होता। तो पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली बात भी सही है। अब देखते हैं RX, KNO2 एंड AgNO3। यहाँ पर भी यही बात है, KNO2 की अगर आप बात कर रहे होंगे तो K प्लस NO2 निगेटिव में टूट रहा होगा। ठीक है, NO2 निगेटिव का मतलब आप ऐसे लिखिए K प्लस ONO। ठीक है, इस प्रकार से O निगेटिव इस प्रकार से टूट रहा होगा। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे होंगे AgNO2 की तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है जो दिक्कत इसमें थी AgCN में। दैट मीन्स आप ये वाला बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते। AgONO ऐसे होगा ना, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को अटैक करना पड़ रहा होगा। जब नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट जनाब ये नहीं, ये बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा AgNO2 के लिए। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, नाइट्रो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। नाइट्रो एल्कीन का फॉर्मेशन आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा अगर AgNO2 के साथ आपने अटैक करवाया है तो। ठीक है, यहाँ पर मैं AgNO2 लिख देता हूँ। अगर आपने KNO2 या फिर KNO2, अगर आपने KNO2 या फिर NaNO2 के साथ अटैक करवाया हुआ है तो क्या बन रहा होगा? देखिए K प्लस और ONO मैंने बनाया था ना, हाँ, तो यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव अटैक कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव अटैक करेगा तो ये बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ऐसे होना चाहिए था तब जाकर के आपका ये सही हो रहा होता। इसका मतलब दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको डायरेक्टली मैचिंग देखनी है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ही सही होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो रहा होगा। ठीक है, और हाँ, इसको एल्काइल नाइट्राइल हम बोलेंगे। एल्काइल नाइट्राइल किसको क्या बोलते हैं, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अटैक कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। AgCN KCN आपको दे दिया जाएगा, आप फंस जाएंगे, है ना? अगर नहीं पढ़ा हुआ दिक्कत में पड़ जाएंगे। राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा होता है? SN2 का ऑर्डर बताइए किस पर डिपेंड कर रहा होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पर ना, देख चुके हैं अभी भी आप, स्टेरिक हिंड्रेंस पर एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। देखिए, क्योंकि आपका एल्कोहल ग्रुप, सॉरी हेलोजन ग्रुप सेम ही रहने वाला है ना, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इसको आप हटाएंगे यहाँ से, है ना, तो ये सारे आपके 1 डिग्री ही रहने वाले हैं। 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री कैसे हुए? मतलब जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो सारे कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन है आपके पास, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे हाँ, है ना, सही बात है ना। ये कार्बन पकड़िए, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला। यही बात यहाँ पर भी, यानी कि ये चारों के चारों 1 डिग्री है। अच्छी बात है, चारों के चारों 1 डिग्री है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी ज्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस आप पकड़ के देखिए, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा आपको नजर आनी चाहिए। उसके बाद ये नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर रेजोनेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम ही है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही होगी। अरे हाँ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही होगी, दैट मींस चौथे वाली की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम रह जाने वाली है। इस प्रकार से उसके बाद नंबर आ रहा होगा थर्ड का। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में अभी तक? 1 और 2 की बात करते हैं अभी हम। इतना तो क्लियर हो गया ना। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कम। अब बात करते हैं पहले और दूसरे की। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था मैंने? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो आपका पीएच होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा होगा दैट मींस
पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा। पोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब भैया रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ती हुई, नहीं सॉरी, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, है ना। कभी कभी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी तो 1 वाले से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जनाब, ठीक है। एनी इशू नहीं। 2134 है क्या कोई? 2134 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अरे हाँ ना, पहले हिस्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू जाएंगे, यहाँ पर जब हिस्टेरिक हिंड्रेंस में हम फंस जाएंगे उसके बाद हमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हेलोजिनेशन यानी कि एल्केन्स पर हम हेलोजन का एडिशन करने वाले हैं। देखिए हमारे पास CH4 है, इसकी एडिशन कराएंगे Cl2 के साथ। ये क्या है? एल्केन है ना, यस। एक एडिशन हो जाएगा CH3Cl, ये KCl, ये बन चुका है। अब मैकेनिज्म कैसे होता है? 3 स्टेप में ये प्रोसेस हो रही होती है। पहला स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपोगेशन और तीसरा चेन टर्मिनेशन। ओके जी, ओके। चेन इनिशिएशन यानी कि चेन इनिशिएट कर रही होगी, मतलब रेडिकल का जनरेशन हो रहा होगा। क्लोरीन क्लोरीन यानी कि टूटेंगे तो क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, 2 क्लोरीन रेडिकल, है ना। और मुझे 2 क्लोरीन रेडिकल देखते ही एक बात याद आ रही है, मैंने आई थिंक वहाँ पर 2 CO2 नहीं लिखा हुआ था। कहाँ था? हाँ ये देखिए, यहाँ पर भाई साहब 2 CO2 होगा। मैंने जैसे ही 2 क्लोरीन बोला मुझे वो चीज़ याद आ गई, है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपका 2 CO2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो करके दिखाया था यहाँ पर इस प्रकार से था ना, डॉट डॉट C डबल बॉन्ड O C, ऐसे था ना। तो ये जब जुड़ेगा तो एक CO2 ये रहा, एक CO2 ये रहा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ CO2 होना चाहिए। अरे हाँ है ना, यस। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो 2 क्लोरीन रेडिकल आपका जनरेट हो चुका है। अब 2 क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो चुका है तो CH3 ये भी तो टूटेगा ना भाई साहब, ये भी तो टूटेगा ना, CH3H ऐसे कर दीजिए आप। रेडिकल 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 जनरेट हो जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या जनरेट हो चुका है? आपके पास क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो चुका है, CH3 रेडिकल जनरेट हो चुका है और HCl बाहर निकल गया, ठीक है, तो छोड़िए, ठीक है जनाब। तो CH3 रेडिकल क्लोरीन रेडिकल अब आपस में कंबाइन होगा, बिल्कुल होगा। तो CH3 रेडिकल क्लोरीन रेडिकल कंबाइन होकर के आपको ये इसका फॉर्मेशन कर देने वाले हैं। ओके, आपके पास क्या था? आपके पास 3 प्रकार के रेडिकल जनरेट हो चुके हैं। एक Cl रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो चुका है, CH3 रेडिकल, Cl रेडिकल, अरे यार CH3 रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये दोनों एक बार आपस में जुड़ेंगे, एक बार आपस में जुड़ेंगे, एक बार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। CH3 रेडिकल CH3 जुड़ेगा, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 Cl रेडिकल जुड़ेगा, CH3 Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। Cl रेडिकल Cl रेडिकल जुड़ेगा, दैट मीन्स क्लोरीन क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। इतना सब कुछ बनने के बाद देखिए ध्यान से, अगर आपको दिक्कत है दोबारा समझिए। यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्लोरीन रेडिकल एक बार फिर से शुरुआत से जाएगा और फिर से यहाँ रिएक्शन को प्रोसीड कराना शुरू कर देगा, ठीक, ओके। अब आइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपको समझ में आया है, अच्छी बात है ना। इतना तो क्लियर हो चुका है। और हाँ, खास बात यह है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ही आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है, देख ही चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज RDS। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है। नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, है ना, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 F2 का रेट ज़्यादा होगा देन Cl2 देन Br2 देन I2। इन केस ऑफ F2 रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज होती है F2 के केस में, है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये अनकंट्रोल्ड होती है, यानी कि आपको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। I2 में बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। तो जनरली आपको Cl2 एंड Br2 ही देखने को मिल रहे होंगे, बट ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RS इज फाउंड इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप, मैंने चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ही आपको ये बताया था। CH3Cl यहाँ पर ही आपको मैक्सिमम ये मेजर अमाउंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। फ्लोरिनेशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लोरिनेशन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, सिंपल सी बात है। ओके जो कि यहाँ पर फ्लोरिनेशन हो गया, मैंने कहा था ना आपसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस आपका रहना चाहिए। अगर आप क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो किसका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आप बहुत ध्यान सुनिएगा। NP RP NS RS NT RT क्या है? P का मतलब है प्राइमरी, S का मतलब है सेकेंडरी, T का मतलब है टर्शियरी और N का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। R का मतलब है रेट। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, रेट ऑफ प्राइमरी रेशियो में देखेंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का रेट अगर हम रेशियो में देखें तो 1 होगा, 3.8 होगा, 5 होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसको जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको मैं ऊपर बनाता हूँ, इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, Cl2 में ऐसे कर देता हूँ, HNU में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप क्लोरीन का एडिशन कहाँ पर करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री और ये है आपका 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। इन 2 पोजिशंस पर ही, मतलब आप यहाँ चाहे ऐड करें या फिर यहाँ, बात तो एक ही है, तो इनको हम एक मानते हैं, ठीक है।
या तो आप इस पोजीशन पर अटैक करें या फिर यहाँ, ये दो पोजीशन होने वाली है, क्योंकि ये है आपकी 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री। तो कहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हो रहा होगा, कहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हो रहा होगा, इसके लिए हम यहाँ पर ये लेकर के आए हैं नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास। प्राइमरी मतलब 3 यहाँ पर हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन ना, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 9। ध्यान से समझते चलेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आप NP इक्वल टू 9 लिख रहे होंगे। टर्शरी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 1, अरे वही तो होगा ना, कार्बन के यहाँ पर लिखिए, एक बॉन्ड ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अब एक सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही तो बचेगा, बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं बचेगा। ओके, तो NT कितने हो गए 1। अच्छा, अब बात करेंगे हम रेट की। NP प्राइमरी का रेट कितना है 1, तो 9 इंटू 1 करिए, 9 इंटू 1 करिए कितना आ गया है 9। टर्शरी की बात करेंगे, NT कितना है 1, RT कितना है 5, NT इंटू RT आप करेंगे तो 1 इंटू 5 दैट इज 5 आ रहा होगा। तो कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, 9 वाला नंबर बड़ा है ना, इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 1 डिग्री से डिसाइड हो रहा होगा, ना कि 2 और 3 से। कुछ बात पल्ले पड़ रही है, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो मेजर प्रोडक्ट आपका जो है ये वाला हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर क्लोरीन ऐड करें या यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, बात तो एक ही है। क्लोरीनेशन आप इस प्रकार से डिसाइड कर रहे होंगे कि कहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपका सेकेंडरी आता है तब भी आप कर रहे हैं सेकेंडरी, मान लीजिए आपका यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन आता है कहीं पर भी, तो आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि 3.8 इंटू 3.8 इसके लिए ना, 3.8 इंटू नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं। अगर उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है प्राइमरी से या फिर टर्शरी से, तभी जाकर के आप दूसरे कार्बन पर यानी कि सेकेंडरी कार्बन पर आप एडिशन कर रहे होंगे क्लोरीन का। ठीक है, कुछ समझ में आया। यस, ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। ब्रोमिनेशन में हमेशा आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। क्यों करना है, ऐसा क्यों हो जाता है कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली फॉलो करना पड़ा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रेट को ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी 1:82:1600। ओ भाई साहब, अब तुम बताओ कितने कितने हाइड्रोजन यहाँ पर लेकर के आ जाओगे कि वो 82 को पार कर जाएंगे, नहीं ला पाओगे ना। कितने हाइड्रोजन लेकर के आ जाओगे आप 1600 को पार कर जाएंगे, नहीं ला पाओगे ना। 82 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हम 1600 बाहर निकल जाए, अरे इतने तो हाइड्रोजन होंगे भी नहीं। इसलिए आप यहाँ पर देखिए किसी भी कंडीशन में, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे किया था NP NS NT RP RS और RT, तो यहाँ पर RP कितना है 1, यहाँ पर कितना है 82, यहाँ पर कितना है 1600। ठीक है, तो अब आप बताइए, आपको यही तो मल्टीप्लीकेशन करना है, जिसका नंबर बड़ा आएगा वही तो डोमिनेट कर रहा होगा, उसी के हिसाब से ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर कितने भी हाइड्रोजन लेकर आ जाइए 1600 से 1600 वाला, सॉरी यहाँ पर आप कितने भी हाइड्रोजन लेकर आ जाइए 1600 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स हर हाल में आपको 3 डिग्री ब्रोमिनेशन कराना पड़ रहा होगा। ठीक है, अब भैया बहुत चिल्ला चुके हैं हम, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन भाई हम कर नहीं पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा यार, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब आयोडीनेशन की बात कर रहे होंगे, बॉन्ड एनर्जी HF HCl HBr HI, यही आपको दिखाया गया यहाँ पर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, HI आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि HI में आपको H+I नेगेटिव, देखिए I नेगेटिव कन्वर्ट होना चाहता है I2 में, I नेगेटिव कन्वर्ट होना चाहता है I2 में। दैट मीन्स यहाँ पर -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है भाई साहब, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे है ना, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है HI। यस, तो RH की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं अगर I2 के साथ, तो RI बनेगा और HI बनेगा। ओहो, HI बन गया। अगर HI बन गया है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा एंड वापस से इसको यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहा होगा। दैट मीन्स ये आपकी रिएक्शन जो अच्छी तरीके से प्रोसीड नहीं कर रही होगी। तो आपको ये काम करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा लेकर आइए कि जैसे ही HI बने उसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, जैसे ही HI बने उसको यहाँ से हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें HiO3 एंड HNO3 चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, HiO3 HNO3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये HI को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, I नेगेटिव से I2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो वापस से पीछे नहीं जा पाएगा। और जब ये यहाँ से हट जाएगा, I2 जब यहाँ से हट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एल्काइल आयोडाइड बनता हुआ नजर आ रहा होगा एंड ये बन भी रहा होगा, है ना। अगर इसको आपने यहाँ से नहीं हटाया तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, इसको रोक देगा। ठीक है, रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, है ना, सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, ओके, पता होना चाहिए। रेडिकल रिएक्शन कैन बी स्लो डाउन बाय एडिंग O2 H2 और एनी अदर पेरोक्साइड, इनको आप ऐड करके रेडिकल रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव देन सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव देन रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ रहा होगा। दैट मीन्स ये मोर सिलेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट ब्रोमीन ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। फॉर गुड यील्ड ऑफ RX
we have to take RH in excess. If X2 is in excess, then fully halogenated product is obtained. बिल्कुल सही बात है। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आप CH4 की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ, तो अगर आपने इसको एक्सेस में लिया तभी जाकर के आपका CHCl बन रहा होगा, ठीक है। अगर आपने Cl2 को एक्सेस में ले लिया, मतलब ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार रिएक्शन करवाएगा, बार बार रिएक्शन करवाएगा, तो पहली बार CHCl बनेगा, फिर से क्लोरीन अटैक कर देगा तो CH2Cl2 बनेगा, फिर से अटैक कर देगा CHCl3 बनेगा, फिर से अटैक कर देगा CCl4 बन जाएगा। अब क्या अटैक करेगा, अटैक करके क्या हटाएगा, कुछ नहीं हटा पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जाकर के आपका रिएक्शन रुक रही होगी, दैट मीन्स फुली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा होगा। अगर आपको गुड यील्ड चाहिए RX की, तो फिर आपको RH को ही एक्सेस में लेना पड़ रहा होगा, ठीक है। यस, पता होना चाहिए सब कुछ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भाई साहब क्या बता रहे थे अभी तक आपसे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ArSN2 के बारे में। देखिए पहली बात तो ये इतनी आसानी से रिएक्शन होती नहीं है। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर मान क्या लेते हैं, है ही ना, क्लोरोबेंजीन आपके पास ये रहा है ना, ठीक है। आपने रिएक्शन करवाई, इसकी अटैक करवाया, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर दैट मीन्स रेजोनेंस में होगा, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा होगा। अरे यहाँ है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला है ना। और मान लीजिए आपने तोड़ भी दिया तो क्या बनेगा, तोड़ भी दिया अगर तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा पॉजिटिव, पीएच पॉजिटिव। क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन इतनी आसानी से जनाब नहीं होने वाला। ओके जी ओके। और चौथी बात क्या है, ये जो आपकी रिंग होती है ना, ये जो रिंग होती है, ये रिंग कैसे होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, रिपल करने लग जाएगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल इसी वजह से ये वाली रिएक्शन इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं करती है, बट हम तो कराएंगे, है ना। ये तो जो मैंने पढ़ाया वो आम जिंदगी थी। अब बात करते हैं मेंटॉस जिंदगी, तो कैसे प्रोड्यूस, तो कैसे आप यहाँ पर ये सब कुछ करवा सकते हैं, इसी को आप बोलते हैं डोज प्रोसेस। देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मोल्टेन NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। कितना टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, 623 केल्विन। 623 केल्विन अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, और 300 ATM प्रेशर, 300 ATM प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर आपके पास यहाँ पर होगा, तो आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। डोज प्रोसेस में हम इसका फॉर्मेशन कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। या फिर हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर आपका NO2 हो, या फिर तीनों पोजीशन पर, या फिर किसी एक पोजीशन पर हो, तो भी आप इसको ऑर्थो पैरा नाइट्रो हेलोजन हेलोबेंजीन बोल रहे होंगे। यहाँ पर भी आपकी ArSNR रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है, बट नॉर्मली नहीं होती है, सिर्फ इन दो कंडीशंस में ही आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, करवा दिया। अब मैकेनिज्म्स की बात कर लेते हैं। हमने तो आपको समझा दिया कैसे क्या होता है। मैकेनिज्म क्या रहने वाला है, यहाँ पर 3 NO2 से तीनों बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, एक NO2 को ध्यान से समझिए, ठीक है। NO2 यहाँ पर है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव कैरेक्टर डोमिनेट करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसका मतलब ये जो बॉन्ड ऐसे यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए ध्यान से देखिए, वहाँ पर आपको घिच सा नजर आ सकता है ना, क्योंकि भाई साहब आपको स्लाइड भी तो देनी है। X यहाँ पर रहेगा, NO2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव जनरेट होगा, और जो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए न्यूक्लियोफाइल और X यहाँ पर बॉन्ड बना चुके हैं इस वाले कार्बन के साथ, और इस वाले कार्बन का जो बॉन्ड था वो यहाँ पर आ चुका है। अब M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2 का माइनस M इफेक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो निगेटिव है वो एक बार फिर से अरेंज करने की कोशिश कर रहा होगा, और इस बार हेलोजन को बाहर निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यस, तो जहां पर आप कार्बन देख रहे थे वो sp2 था, और जो इसका बनने के बाद आप देख रहे हैं वो sp3 है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा था। 3 सिंगल बॉन्ड यानी कि 3 सिग्मा बोले तो sp2, 4 सिंगल बॉन्ड बोले तो 4 सिग्मा, दैट मीन्स sp3, ठीक है। तो एक बार फिर से आपका ये बॉन्ड बनकर तैयार हो चुका है, और अब यहाँ पर हेलोजन नहीं न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। पहले एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक, और एक बार फिर से यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। कोई दिक्कत, इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसको बोल रहे होते हैं, ये है आपका मेसनहेमर कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पर निगेटिव आप बीच में रखेंगे, और ये डॉट 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 ऐसे होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया बनाया है ना, वो सही नहीं होता है, वो इस प्रकार से हो रहा होगा, और निगेटिव ये इस प्रकार से फैला हुआ है,
ठीक है, इसको आप बोलते हैं मेजनहेमर कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेंगे। टू स्टेप रिएक्शन ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है, टू स्टेप रिएक्शन है, ये आपका पहला स्टेप रहा और वही होता है आपका आरडीएस, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस है, कार्बन निगेटिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल नजर आया हमें होता हुआ फॉर्मेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा रह जाने वाली है, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, बट खास बात ये है, क्या है यहाँ पर खास बात, कि यहाँ पर फ्लोरीन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाला है। जनरली आपने अभी तक जो पढ़ा है वहां पर डाउन द ग्रुप जाते हुए रेट ऑफ रिएक्शन कम होती हुई नजर आ रही होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर जगह तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, हर जगह तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती। यहाँ पर नहीं, ये तो अलग सी बात है ना, यहाँ पर मत देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, वो कहाँ गया है, वो है ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ऑर्डर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, डाउन द ऑर्डर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, है ना। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैंने अभी भी देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। बट इन दिस पर्टिकुलर केस, कहाँ है केस, ये रहा हमारा केस, कौन सा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको नीचे जाते हुए रेट ऑफ रिएक्शन कम होती हुई नजर आ रही होगी। तो ये ऐसा होता कि उसको समझने के लिए ध्यान से देखिए, जो आप ये पढ़ रहे हैं वो क्या है, एरोमेटिक SN2, एरोमेटिक, अरे समझ पा रहे हैं ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट मींस एरोमेटिक SN2। जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो था एलिफैटिक SN2, ये रहा एलिफैटिक SN2 में क्या होता है, एलिफैटिक SN2 में जो आपका ये क्या बोलते हैं, आरडीएस जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है हेलोजन का निकलना। ध्यान से सुनिएगा, एलिफैटिक SN2 में हेलोजन का निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा, हेलोजन का निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व होता है, निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आरडीएस में इन्वॉल्व रहने वाला है। बट ये किसकी बात करी मैंने, एलिफैटिक की। बट यहां पर जब आप आएंगे एरोमेटिक में, तो यहां पर आपका जो हेलोजन का निकलना है वो आरडीएस में इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर जो आरडीएस में इन्वॉल्व है वो है कार्बन आयन इंटरमीडिएट। देख लिए ध्यान से, कार्बन आयन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। दोबारा से देखिएगा, कहाँ गए हम, ये देखिए, कार्बन आयन इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, आरडीएस कार्बन आयन इंटरमीडिएट। दैट मीन्स अगर कार्बन आयन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। तो कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा कि कहाँ पर बनेगा, उससे डिसाइड हो रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कार्बन आयन इंटरमीडिएट यहाँ पर बना होगा तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर -I इफेक्ट आप लिख लेंगे, -I इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये वाला ऑर्डर आ रहा होगा। ठीक है, हेलोजन के निकलने से यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा होगा, हेलोजन के निकलने से डिसाइड हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक में। अगर हम बात कर रहे होंगे एरोमेटिक की, जो हम यहाँ पर करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करना पड़ रहा होगा। एंड कार्बन आयन इंटरमीडिएट किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन इंटरमीडिएट फ्लोरीन वाले केस में ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, एनी इशू, यहाँ पर फ्लोरीन की वजह से -I इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। -I ग्रेटर देन +M होता है इन केस ऑफ हेलोजन, और -I भी किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो -I इफेक्ट की वजह से ही ये रेट ऑफ रिएक्शन रहने वाला है। ये आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ बेंजाइन मैकेनिज्म्स की बात कर रहे होंगे, SNEA, ये नहीं हमारे पास क्लोरोबेंजीन, NaNH2 है हमारे पास, NH3 है, तो ये इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है, आपने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है एंड डायरेक्टली भी याद है ना, काम बन सकता है आपका। बट यहाँ पर हम मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है, ये सभी जहाँ पर हाइड्रोजन है आपका एक। ठीक है, इन सभी को हम ओपन न करके सिर्फ और सिर्फ एक ओपन करते हैं क्योंकि उसी का काम है। अच्छा, इसको हमने ओपन कर लिया, अब न्यूक्लियोफाइल है तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ही करेगा, इसको अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव जनरेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पर निगेटिव जनरेट होगा ही होगा। अब ये रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा होगा, अब ये अरेंज होगा तो क्लोरीन जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इसको बाहर कर देगा, सिंपल, इसको बाहर कर देगा। जो क्लोरीन जो निगेटिव यहाँ पर आया था इसकी वजह से एक और बॉन्ड बन रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको अगर मैं ओपन करके बना दूँ, इसको मैं अगर ओपन करके बना दूँ तो ऐसा था, बट यहाँ पर एक बॉन्ड और आ चुका है, दैट मींस इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, बन चुका है। अब NH2 निगेटिव अटैक कर रहा होगा, अब NH2 निगेटिव अटैक करेगा तो ये इस पर अटैक करेगा, उसके बाद ये ऐसे ओपन हो जाने वाला है, तो आपका फाइनली ये बन जाने वाला है। यानी कि ये ऐसे अगर आया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर निगेटिव बनेगा, है बिल्कुल निगेटिव बन रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इतना बनने के बाद हमारे पास जो NH3 है वो आएगा अपना कार्यक्रम करने, NH3 है वो अपना कार्यक्रम करने आएगा। NH3 को आप इस प्रकार से देखिए, H अलग NH2 अलग। ठीक है, तो ये आकर के निगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव करंट डोमिनेट कर रहा होगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, आप इस पर समझ सकते हैं। यस, तो यहाँ पर ये
अटैक करेगा और इसको ऐसे ओपन कर देने वाला है, इसको ऐसे ओपन कर देने वाला। दैट मीन्स आपका ये फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब इसने अगर यहाँ पर अटैक किया है तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा ना। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है तो निगेटिव गायब हो जाएगा। एनी इशू? एक बार फिर से समझा दें, थोड़ा सा आपको एक रिवीजन देने की कोशिश करते हैं हम आपको। यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, निगेटिव जनरेट हो जाएगा, निगेटिव वापस से इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहा होगा, अरेंज करने की कोशिश करेगा तो वापस से यहाँ पर ये एक बॉन्ड और बना देगा। डबल बॉन्ड पहले से था, इसको आप इस प्रकार से देखिए, है ना, ये इसको हटाइए, इसको हटाइए। डबल बॉन्ड पहले से था, इसको मैं ब्लैक पेन से हटा देता हूँ, इस गोले को ब्लैक पेन से हटा दिया जाएगा, है ना। अब इसको इस प्रकार से देखिए, देख लिया आपने इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। तो अब जो ये अरेंज होगा तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन चुके हैं। अब ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा, अरेंज होगा ना, क्लोरीन बाहर जाएगा। दैट मीन्स क्लोरीन के बाहर जाने की वजह से यहाँ पर ये पूरा बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, एक बार फिर से NH2 अटैक करेगा, NH2 निगेटिव, एक बार फिर से अटैक करेगा, इस प्रकार से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे होगा तो निगेटिव यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और NH2 ने यहाँ पर अटैक किया था वो अब यहाँ पर जुड़ जाने वाला है। अब हाइड्रोजन पर अटैक किया जा रहा होगा इस निगेटिव के द्वारा, तो फाइनली आपको आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना भी याद रख लेंगे तो JEE मेन के कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला, बट मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। 6sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको नजर आने वाले हैं यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं SNAE मैकेनिज्म की बात। ओके, SNAE मैकेनिज्म क्या होने वाला है? देखिए 1 2 3 4 5 स्लाइड बची हुई है हमारे पास, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होने वाला है। मैकेनिज्म RCOX है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा? कार्बन पर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर डेल निगेटिव। ठीक है, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे होंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मींस O नेगेटिव बन रहा होगा और यहाँ पर क्या आकर के आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा। ठीक है, एनी इशू? बाद में खुद को रीअरेंज करके यहाँ तक आ जाने वाला है। ठीक है, और X नेगेटिव आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब ये ऐसे आएगा तो X नेगेटिव यानी कि X यहाँ पर बाहर जाने वाला है, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब X हो क्या कह सकता है? आपके दिमाग में कुछ और आ रहा था क्या? नहीं आना चाहिए। X इक्वल टू Cl, क्लोरीन होना चाहिए, OCOR OR NR2। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होने वाला है? RCOCl की रेट से ज्यादा होगी देन RC। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड ना यार, एसिड एनहाइड्राइड है। ये सारी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? RCOOR। COOR को क्या बोलते हैं आप? ईस्टर बोलते हैं। पता है? नहीं पता है? पता होना चाहिए। इसको हम बोल रहे होते हैं ईस्टर। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्लोरीन बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाएगा, ये थोड़ी देर बाद निकलेगा, ये थोड़ी देर बाद निकलेगा। मतलब जो जितनी जल्दी बाहर निकल जाएगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होने वाली है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो HCl देन RCOOH इस प्रकार से, और ये लास्ट में यहाँ पर आपको एल्कोहल नजर आने वाला है और लास्ट में R2NH। ठीक है, एनी इशू? कोई दिक्कत? जितनी जल्दी H+ बाहर जाएगा उतना ही बढ़िया एसिडिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा होगा। दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आनी चाहिए, है ना। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हम आपसे कर ही सकते हैं। ठीक है, नाउ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है। यहाँ पर आपके पास एल्कीन होती है और ये सारे रिएजेंट्स आपके पास होते हैं। B2H6 THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफेरॉन, है ना। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रोफेरॉन का, H2O2 एंड OH नेगेटिव। तो आपको क्या बन रहा होता है? एल्कीन को आप तोड़ करके OH एंड H का एडिशन कर रहे होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर हमने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ने के लिए आए हैं, तो चलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये रहा B2H6 एंड ये THF यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। B2H6 एंड THF क्या होने वाला है इसमें? यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पे रहे, बिल्कुल आपको नेर भी आ रहा है। यहाँ पर B2H6 यानी कि डाइबोरेन, दैट मींस BH3 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक BH3 के साथ जुड़ जाने वाला है, दूसरा BH3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो अब होने वाला है। यहाँ पर ये रही हमारी एल्कीन, यहाँ पर ये जो हमें रिएक्टेंट के तौर पर मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद BH3, इसको आप HBH2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइए, HBH2 लिख सकते हैं ना। एक हाइड्रोजन हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, वही है यहाँ पर। ओके, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बनाइए, है ना। हाइड्रोजन पर डेल नेगेटिव, एक सेकेंड, हाँ, हाइड्रोजन पर आपका डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, और ये HBH2 यहाँ पर नीचे ले आइए। HBH2 यहाँ पर जैसे ही आप नीचे लेकर के आएंगे आपको नजर आना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए? यहाँ पर डेल पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल निगेटिव है, यानी कि इनका बॉन्ड बन रहा होगा। इनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव इनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, और ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन है दोनों तरफ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाएगा। क्या है ये? बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जो डबल बॉन्ड है ना, उसमें से एक बॉन्ड टूट रहा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी। अरे हाँ, है ना।
दैट मीन्स आर सी एच यहाँ पर पहले से था, ध्यान से देखिएगा, सी एच यहाँ पर पहले से था, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, दैट मीन्स आर सी एच टू हो रहा होगा, दैट मीन्स आर सी एच टू हो रहा होगा, ध्यान से देखते चलिए। और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, दैट मीन्स बी एच टू इसके साथ ही जुड़ जाएगा, सी एच टू बी एच टू बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, देखिए सी एच टू बी एच टू बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। अब जो कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया वो 3 बार होगा, मतलब एक बार तो मैंने आपको बता दिया है, यही सेम प्रोसेस 2 बार आप और फॉलो करेंगे, 2 बार आप और फॉलो करेंगे, दैट मीन्स जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, वो 2 बार और आएगा और ये सब कुछ 2 बार और बनेगा, दैट मीन्स यही प्रोडक्ट 3 बार आपका बन रहा होगा। ठीक है, यही यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, नजर आ रहा है, एक सेकंड अभी नजर आएगा। आर सी एच टू होल थ्राइस यहाँ पर नजर आ रहा है ना, होल थ्राइस, ध्यान से देखिए, होल थ्राइस और ये बॉन्ड सॉरी बोरॉन है ना, इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, तीनों जहां पर आप OH OH दे देने वाले हैं इधर उधर, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH और तीनों जहां पर OH OH। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर RCH2 होल थ्राइस है और 3 OH है, होल थ्राइस का मतलब 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, RCH2CH2 है और ये 3 है, इन्हीं पर 3 OH है, दैट मीन्स एक पर OH आप लगाएंगे और यहां पर थ्राइस कर देंगे। बात को समझ पा रहे हैं नहीं, है ना, होल थ्राइस यानी कि ये 3 H हैं, ये 3 है RCH2CH2 और ये 3 OH, दैट मीन्स एक RCH2CH2 पर एक OH आ रहा होगा, तो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा होता है। आपने डायरेक्टली याद कर रखा होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, HOH दे देना है, तो आपने डायरेक्टली याद कर रखा होगा, इससे आपका आंसर आ रहा होता है। बट जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती है वो ये मैकेनिज्म के थ्रू आप यहाँ तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 4 MCTS इज फॉर्म्ड, यानी कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। यस, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये रही आपकी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन सेम टाइम पर हो रहा हो। साइक्लिक मतलब साइकिल से बन रही हो, है ना, कवर हो रहा हो 4 की, 5 की, 6 की साइक्लिक। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। सीधी सी बात है, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट appears like addition of H2O and alkene by anti-Markovnikov rule। appears like यानी कि एक्चुअल में ये होता नहीं है, बट इस तरीके से appear होता है, हो सकता है आप आंसर निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सेम एडिशन ऑफ BH3 हो रहा होता है, यानी कि सेम साइड पर एडिशन हो रहा होगा BH3 का। एडिशन ऑफ BH3 इज Markovnikov रूल, ये है, ये इसी वजह से होता है, मतलब Markovnikov रूल को फॉलो करते हुए ही आप एडिशन ऑफ BH3 कर रहे होते हैं। बट अगर आपको एडिशन ऑफ H2O निकालना है तो आप उस एंटी मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। इट अपीयर्स लाइक, है ना, सर समझ में आ रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं एंड यस, हमारा ये लास्ट 2 स्लाइड बची हुई है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर में आप CO बॉन्ड की क्लीवेज देखने वाले हैं। ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, यहाँ पर H+ होगा, अटैक करेगा ही करेगा भाई साहब, सिंपल सी बात है, अटैक करेगा तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो O पॉजिटिव हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, R डैश, ये एक सेकेंड, ये रहा आपका R, ये रहा आपका R डैश। R और R डैश अगर आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, या फिर 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उस पर्टिकुलर केस में SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के साथ ही रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। ठीक है, अगर आपके पास इनके अलावा कुछ है तो फिर आप SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होंगे। एनी इशू, यानी कि 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज, 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है अगर, तो आप SN2 के थ्रू जा रहे होंगे। बट अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन है एंड साथ में 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब इन चारों में से कोई एक है, तो आप SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर देखिए PHCH2OCH3, ठीक है, एक्सेस HX है आपके पास, यानी कि इसकी कोई भी कमी नहीं है, आप जितनी बार तोड़ना चाहें, जितनी बार लेना चाहें ले सकते हैं। तो खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात यहाँ पर यह है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो लोन पेयर है ये यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व है भाई, नहीं इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पर पीएच लगा होता तो इन्वॉल्व होते, बीच में CH2 है, दैट मींस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो H+X- होगा ना, तो प्लस वाला कहां पर जाएगा, जहां पर नेगेटिव चीज, मतलब जहां पर डेल नेगेटिव ज्यादा होगा, डेल नेगेटिव कहां पर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के पास, तो H ऑक्सीजन के पास जाएगा, H ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पर CH3X और ये बन जाएगा। देखिए PHCH2X बन रहा होगा, CH3X बन रहा होगा एंड लास्ट में H2O भी अलग हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों बॉन्ड तोड़ रहे होंगे। बट खास बात यहाँ पर ये है, यहाँ से मैंने CH2 बीच में गायब कर दिया, CH2 गायब कर दिया, दैट मींस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है। अगर आपका ऑक्सीजन यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा होगा, बिल्कुल, दैट मींस आप इस बॉन्ड को अब नहीं तोड़ पाएंगे, इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो PHOH का फॉर्मेशन हो रहा होगा, दैट मींस फिनॉल, PHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर CH3X बन रहा होगा। ठीक है,
एक्सेस HX दोनों जहां रहने वाला है, बट खास बात यह है आपको ये देख लेना है कि लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो आप उनको नहीं तोड़ सकते। नाउ एन एरोमेटिक ईथर इज नॉट क्लीव्ड बाय HI इवन एट 523 केल्विन, द कंपाउंड इज नॉट का मतलब क्या है, जहां कहीं पर भी रेजोनेंस होगा उस वहां पर आप तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, दूसरा पेन लेकर आते हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इधर रेजोनेंस में है, दैट मीन्स आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे, बट इधर रेजोनेंस में नहीं है, अच्छा इधर रेजोनेंस में नहीं है, दैट मीन्स आप इसको तोड़ सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूं, है ना। CH3 यहाँ पर ऐसे रहने वाला है, जो ये लोन पेयर है C6H5 का मतलब जानते हो ना यार, बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका C6H5 या फिर PH आप इसको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, दैट मीन्स आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, बट इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर I आएगा, दैट मीन्स नॉट क्लीवेड। अरे ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये तो क्लीव्ड हो चुका है, दैट मीन्स ये आपका आंसर नहीं होने वाला। क्या बनेगा यहाँ पर, वही बनेगा जो मैंने अभी लास्ट बनाया है, PHOH एंड साथ में CH3I, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लोन पेयर दोनों जहाँ पर रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आप इसको नहीं तोड़ सकते, नॉट क्लीव्ड, यानी कि ये सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। आप इसको नहीं तोड़ सकते, चाहे आप 523 केल्विन टेम्परेचर ही क्यों ना कर दें। C6H5 यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से टूट सकता है। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये आप देख ही चुके हैं, ये है हमारी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और यहाँ पर आप यहाँ से भी टूट सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों तरफ से तोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर HH आएगा और IIR होगा, दैट इज आयोडीन। एनी इशू, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। आई होप मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। पढ़ें, इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप, ठीक है। रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर हो रहेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, चैप्टर वाइज PYQs भी हमने करा रखे हैं, क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन सब कुछ कराया गया है। आप चाहिए हमारे चैनल को विजिट करिए, आपको सब कुछ डिटेल्ड तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलने वाला है ना। चलिए हम मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में किसी और PYQ वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।